नंबर 1 करवाया जा रहा है, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है फॉर एनएमडी कैट के हवाले से, तो इस सवाल को आपने लाजमी देखना है। अब वो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस आर, और आपने इसको सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस आर के। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, आपके पास फोर्स मैक्सिमम होगी if q is equal to q divided by 4, if q is equal to q divided by 3, if q is equal to q divided by 2 and q is equal to q, कि आपके पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास स्मॉल q किसके इक्वल होगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है ये वाला, इसका नाम है फॉर एग्जांपल बड़ा क्यू या स्मॉल क्यू आप ले लो, इसका नाम क्या आ गया, स्मॉल क्यू। और ये दूसरा चार्ज है आपके पास, और उसने आपको कंडीशन दी है, वो है आपके पास बड़ा क्यू। अब उसने आपको ये कंडीशन दी, स्मॉल क्यू तो आपके पास ठीक है, जो बड़ा क्यू है वो आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो हिस्सों में। कौन कौन से हिस्सों में, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू। तो इसका मतलब क्या आ गया कि न्यू डायग्राम आपके पास क्या बन जाएगी, स्मॉल क्यू अपनी जगह पर है, और दूसरा चार्ज आपके पास क्या बन जाएगा, Q, एंड दूसरा चार्ज क्या बनेगा, Q माइनस Q। अब उसने आपसे पूछा है कि आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आप लोगों ने निकालनी है, और वो आपने बताना है किस वक्त आपके पास मैक्सिमम होगी। अब अज्यूम करो आपने इसको चार्ज 1 का नाम दिया, दूसरे को आप चार्ज 2 का नाम दे दो, और तीसरे को आप चार्ज 3 का नाम दे दो। सबसे पहले आप फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालोगे 1 और 2 के दरमियान। तो जब आप 1 और 2 के दरमियान आप फोर्स ऑफ फोर्स निकालोगे, तो आपके पास फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, F12 इज इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। मुझे पता है कि आंसर नंबर सी आता है, लेकिन सॉल्व करना सीखना है कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने फोर्स निकालनी है 1 और 3 के दरमियान, तो F13 मेरे पास इक्वल हो जाएगा के क्यू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो बच्चे ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, तो जब आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, F12 इज इक्वल टू F13। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, F12 की वैल्यू क्या होगी, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने देखना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो के से कैंसिल हो गया, स्मॉल क्यू से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो ये बन जाएगा क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय लार्ज क्यू, डैट इज 2Q इज इक्वल टू क्यू। तो स्मॉल क्यू आपके पास क्या बन जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो MCQs को भाई सॉल्व करना सीखा करो, ना कि जस्ट आप लोगों ने इसके जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। हफ्सा बच्चे, ये MCQs क्लास के अंदर सॉल्व किया था क्या, ये MCQs आपने क्लास के अंदर सॉल्व किया था, ये आपकी बुक के MCQs है बच्चे, ये जस्ट आपने इसके ऑप्शन लिख लिए थे। फिर भाई हफ्सा से पूछते हैं भाई, हाँ बच्चे बोलो बोलो। सर हमने तो ऐसा किया था ना, मतलब एक साइड एक लाइन लगा दी, एक को नाम दे दिया Q1 और Q2। हमने बोला कि इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 4 है। अब ये हाफ हो गया, जिसका डिस्टेंस बन जाएगा Q2। नहीं, वो गलत बताया है, वो ऐसा नहीं होता भाई। उसने आपको ये कंडीशन दी नहीं है कि आपके पास हाफ हो गया या फलां हो गया, ये तो इस तरह से है ही नहीं।
ये तो उसने आपको दूसरी कंडीशन दी है कि अगर आपके पास बड़ा क्यू आपके पास डिवाइड हो रहा है, आप तो MCQs पढ़े ना, इफ़ अ चार्ज क्यू इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, आपके पास पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज अगर आपके पास बड़ा क्यू है, उसने आपको कंडीशन दे दी है कि वो दो हिस्सों में डिवाइड है, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, और उसने आपसे कहा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आपने निकालनी है। आपने फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने के लिए आपने इन दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट बच्चे? जी सर, अब समझ आ गई। ऐसे ही समझ जाइए तुम्हें, हो गया? तो ये बच्चे इसका राइट ऑप्शन बनता है और ये इसका करेक्ट मेथड बनता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है? अच्छा जी, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बच्चे ये आपको MCQ सॉल्व करवाने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग अपनी NMD केट की तैयारी जो है वो ठीक तरह से कर सको और आपको MCQs को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? तो MCQ नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब MCQ नंबर 2 को देखो। थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास बी आ गया और तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास सी आ गया। टू एट अ सेम टाइम, आपने दोनों को सेम टाइम पे लिखना है। ईटा की तैयारी बची यही है। व्हेन ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, जब आप ए को और बी को एक दूसरे के करीब लेकर आओगे, दे अट्रैक्ट, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर ए मेरे पास पॉजिटिव होगा तो बी मेरे पास नेगेटिव होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर ब्रॉट टुगेदर, अब वो आपसे कह रहा है कि आप अगर बी को और सी को एक दूसरे के करीब लेकर आओ, दे रिपेल, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है, इसमें रिपेल करने का मकसद क्या हुआ कि बी पर आपके पास ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज था, तो सी पर भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वी कंक्लूड दैट, इससे हमने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस अ चार्ज ऑफ द सेम साइज। क्या ए और बी के ऊपर आपके पास सेम चार्ज है? नहीं, ये तो आपके पास गलत है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 देखो। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस द चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या आपके पास ए और सी के ऊपर ऑपोजिट साइन का चार्ज है? ऑब्वियसली ये ठीक आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखो। ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजेस द चार्ज ऑफ द सेम साइज। कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उनका सेम साइज का चार्ज है? गलत है। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। क्या इनमें से कोई एक न्यूट्रल है? तो ये भी आपके पास गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। गॉट इट बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास, पहला का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा और दूसरे का आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, एक आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास बी है और तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास सी है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आप ए और बी को करीब लेकर आओ। ए और बी को आपने करीब लेकर आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। फिर उसने कहा भाई आपने बी और सी को करीब लेकर आए तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। अब वो आपसे ये पूछता है कि चार्जेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जाहिर सी बात है, जब ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें तो बी के ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट? अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ कि बी और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के ऊपर नेगेटिव होगा, सी के ऊपर भी नेगेटिव होगा, तो ये तब जाके रिपेल करेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस द चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या ए और सी के ऊपर आपके पास ऑपोजिट साइन का चार्ज है ना? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर एनएमडी केट के हवाले से। ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका चार्ज आपके पास क्या है जी? 2 माइक्रोकूलम। एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। और ऑब्जेक्ट बी है उसका चार्ज आपके पास क्या है जी? 6 माइक्रोकूलम।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है जो कि आपके पास गिवन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब दोनों चार्जेस सेम है तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चे। सवाल नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस चैप्टर, और ये सवाल समझ लो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 4 ये समझ लो, अगर आपको 10,000 करोड़ रुपया कोई बंदा दे ना, 10,000 करोड़ रुपया, तो बच्चे आपने सवाल नंबर 4 को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सवाल नंबर 4 आपके पास इम्पॉर्टेंट है भाई NMD कैट के लिए भी और बोर्ड के हवाले से भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, स्टडी ही छोड़ देंगे, मुझे पता है बच्चे, तो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर 5 रुपये भी दिया जाए ना तो तुम सवाल नंबर 4 को फिर भी छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर, अगर आप कुछ चार्जेस दो किसी कंडक्टर के ऊपर, देन इट्स पोटेंशियल विल बी व्हाट, क्या आपके पास पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा बच्चे, इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखना। सपोज करो भाई, अगर आपके पास एक बॉडी है, एक सरफेस है, कंडक्टर है आपके पास। अब इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल है जी आपके पास V, इधर भी आपके पास V है, 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 और इस तरफ भी आपके पास V आ जाएगा। ठीक है, अब अज्यूम करो आपके पास अगर चार्ज जो है वो 1Q पड़ा हुआ है, Q चार्ज पड़ा है, तो पोटेंशियल आपके पास V है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चार्जेस को ऐड करता हूँ। मैंने Q चार्जेस को ऐड किया, यानी 4Q चार्जेस को मैंने ऐड किया, तो टोटल चार्ज मेरे पास क्या आ जाएगा, 5Q। टोटल चार्ज मेरे पास क्या हो जाएगा, 5Q। तो अब आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, 5Q 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 5Q। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, आपने देखा जब आपके पास इनिशियल चार्ज Q था तब भी आपके पास पोटेंशियल पूरी सरफेस के ऊपर कांस्टेंट था, पूरी सरफेस के ऊपर V V V V V V मौजूद था। जब आपने 5Q चार्ज दिया तो अब आपके पास पोटेंशियल 5Q हर जगह पर पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है, सेम है, सेम है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इज सेम रिमेन थ्रू आउट द कंडक्टर, द पोटेंशियल इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, कि आपके पास पोटेंशियल जो है वो सेम रह जाएगा। तो वो पूरे के पूरे कंडक्टर में बार बार क्लास लीव क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई तुम आज गलती से क्लास के अंदर आ गई हो और इंटरनेट वाले, और देखो भाई, हाँ, ये जीनियस, तुम एक बात सोचो, ये दुनिया कितनी जालिम है ना, तुम्हें पढ़ने नहीं देती। वो कहती है भाई आज ये बच्ची बैठी पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, दुनिया कितनी जालिम है कि तुम्हें पढ़ने का मौका ही नहीं देती। वो बार बार तुम्हारा कभी नून वाले क्लास ऐड नहीं करते, कभी इंटरनेट तुम्हारा ख़राब हो जाता है, कभी बिजली वाले ख़राब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया चाहती है कि जीनियस जो है वो बैठ के ना पढ़े। तो तुम्हें भाई ये लोगों को प्रूव करना है कि तुमने पढ़ना है। ठीक है, अलबत्ता ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल सी बात बनती है, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ है, ये समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ है। हाँ, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आता है 4 में, 3 में। अच्छा बच्चे, अब सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। भाई मेरे पास रहोगे तो बेइज्जती ही होगी, इज्जत किसी की नहीं होगी। सवाल नंबर 5 को देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनती है,
इसको आपने ध्यान से देखना है भाई। अब देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। अच्छा जी, जाउल पर कूलम मीटर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, और वोल्ट मीटर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये तीनों आपके पास देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बनती हैं। तो अब बात यह है कि इनमें से ठीक क्या है। अब इनमें से ठीक कौन सी होगी। अब तीन यूनिट्स आपके पास दे दी गई और तीनों के तीनों ठीक हैं। तो अब आप इसमें करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, किस सवाल के ऊपर आप लोग निशान लगाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तीनों बनती हैं, ज़रा ध्यान से देखो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होता है जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट मेरे पास क्या है जी, न्यूटन पर कूलम, जो कि ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक और पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब डेल्टा वी की यूनिट क्या है जी, वोल्ट, और मीटर मेरे पास जी आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। अच्छा जी, अब न्यूटन पर कूलम को क्या मैं उठा के लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहाँ पर भी मीटर लिखूँ, यहाँ पर भी मीटर लिखूँ, तो न्यूटन मीटर मेरे पास जाउल बन गया, तो जाउल पर कूलम मीटर, तो ये भी आपके पास ठीक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो अब इसमें से राइट ऑप्शन क्या लोगे आप? डी तो है ही गलत है, डी तो आपके पास गलत है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या लोगे? ठीक है, अब इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका मतलब ये कि इस एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब वो एमसीक्यूज में मिस्टेक क्या है जी, विच वन इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नहीं होगा। इसका सवाल ये होगा, विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो भाई, आपकी बुक्स में से मिस्टेकें निकाल रहा हूँ। ये क़यामत की निशानी है कि नहीं? राहत, क़यामत की निशानी है कि नहीं कि बुक्स में से मिस्टेक्स निकाल रहा हूँ। अब राहत जो है वो कोई ना कोई फजूल बात करेगी, इससे अच्छा ये है कि आगे चले जाओ। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सर आपने मैथ की क्लास बना दी है। हाँ, ये बच्चे ने क्या लिखा हुआ है जी, ये हाँ, बुक्स वगैरह में भी और गाइड्स में भी आपके पास ऑप्शन नंबर बी गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दी, हाँ ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास ऑल ऑफ दीज हो जाए। ये हो सकता है जो कि इसने ऑप्शन नंबर डी को लिखा हुआ है, जो कि वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अगर ऑल ऑफ दीज होता तो फिर आप लोग कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल नंबर 6। अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल ऑफ 1 किलो वोल्ट देन इट्स एनर्जी विल बी व्हाट। तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, ये एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाया हुआ है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 7, ये भी आपके पास गलत एमसीक्यूज है, इसको भी आप लोग स्किप कर लो। एमसीक्यू नंबर 7 के जो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर 8 को देखो। द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ऑन इट्स वन साइड विल बी व्हाट। अब जरा ध्यान से देखो, सपोज करो भाई अगर आपके पास ये एक क्यूब है, क्यूब समझते हो ना, डब्बा, बड़ा सा डब्बा आ गया, तो ये आपके पास एक क्यूब आ गया। हाँ मुझे पता है नॉन ऑफ दीज आता है, सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए इसमें ना। तो अब आप क्या करते हो, इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज उठा के रखते हो।
जब आप पॉजिटिव चार्ज उठा के रखोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स आपके पास पूरे के पूरे सरफेस का है। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं देखता हूँ, पूरे के पूरे सरफेस में आपके पास इसका आ जाएगा। अच्छा, अब उसने अगली सवाल क्या पूछा है, अब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन साइड ऑफ वन साइड विल बी व्हाट, वन साइड विल बी व्हाट। अब उसने पूछा कि एक साइड का आपके पास फ्लक्स क्या होगा। अब आपको पता है आपके पास क्यूब की 6 सरफेस होती हैं, तो पूरे 6 सरफेस का फ्लक्स आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो वन साइड का क्या होगा, तो वन साइड का क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 6 टाइम एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा बच्ची, अब सवाल नंबर 9। अच्छा बच्ची, सवाल नंबर 8 आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर एनएमडी कैट, इसको आपने लाजमी करना है। और सवाल नंबर 9 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि इसकी कीमत है आपके पास 10 करोड़ रुपए। ठीक है। अच्छा जी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर डिपेंड ऑन व्हाट। आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके पास क्या है जी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। गाजेस लॉ क्या कहता है, the electric flux through any closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught time the q charge enclosed inside the sphere। तो ये किसके ऊपर बात कर रहा है, q charge enclosed, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, the quantity of charge inside the sphere, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। गॉट इट। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, शायद जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई। वो ये है कि जब मैं एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट देने के लिए गया था ना, ऑब्वियसली सिलेक्शन भी हुई थी। ये बात बाद में मुझे पता है कि इससे पहले राहत बात करना शुरू कर ले कि सर जी सिर्फ टेस्ट ही दे रही हो कि सिलेक्शन वगैरह नहीं हुई कि नहीं हुई, हुई है। ठीक है। अच्छा जी, तो जब मैं इसका टेस्ट देने के लिए गया था तो उसमें एक MCQs आया था, और वो कौन सा MCQs आया था, MCQ नंबर 10। ये MCQ नंबर 10 आपके पास ये आया था एटॉमिक एनर्जी के साइंटिफिक ऑफिसर के टेस्ट में, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। अब सवाल क्या पूछा है, अब 1 माइक्रोफेरॉड कैपेसिटर, सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 1 माइक्रोफेरॉड, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6 फेरॉड आ गया। इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट, वी आपके पास क्या आ गया, 4000 वोल्ट, तो V आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 10 रेज़ की पावर 3 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। फाइंड द एनर्जी स्टोर, आपने U की वैल्यू निकालनी है। अब U की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, फार्मूला है आपके पास, U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2CV का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू उठा के पुट करो, तो U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, C की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6, और V की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 × 10 रेज़ की पावर 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आ गया, इंटू 10 रेज़ की पावर -6, और 10 रेज़ की पावर 3 का स्क्वायर मेरे पास +6 बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, डैट इज़ 8 जाउल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 8 जाउल आ जाएगा। अच्छा 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 बच्चे, ये MCQ सॉल्व होने के बाद जो है फिर वो बंदे को इजी लगते होते हैं। ये जब NMD कैट में MCQs आता है उस वक्त इंसान को बड़ा मुश्किल लगता होता है, सर कैंसिल कैसे, वो कैंसिल ऐसे हो जाएंगे, आपके पास ये गिवन था ना 10 रेज़ की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 रेज़ की पावर 6, तो 10 रेज़ की पावर +6 और -6 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अच्छा बच्चे, सवाल नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर आर्मी के हवाले से।
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हवाले से जो लोग एनालिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो लोग एनालिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सवाल है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो एनालिटिकल इंजीनियरिंग जो कि जहाज़ वगैरह बनाते हैं, इनकी सैलरीज़ कितनी होती हैं? 8-8 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया पर मंथ इनकी सैलरीज होती हैं। खैर तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग गरीब लोग हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैसे भी बर्तन शर्तन धोएंगी, तो फजूल बातें। आगे चलते हैं जी। इन अ फिगर द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज व्हाट। आपके पास 3 माइक्रोफेराड में कैपेसिटर क्या होगा? 3 माइक्रोफेराड में आपके पास क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई, हम टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे। आप इस टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब ये आपके पास सीरीज में पड़ा है, तो सीरीज में आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? 1 डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। तो वैल्यू उठा के पुट करो, 1 डिवाइडेड बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफेराड। आपके पास सी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइक्रोफेराड बन जाएगा। अब सी की वैल्यू आपके पास 1 माइक्रोफेराड है, वोल्टेज आपके पास 10 वोल्ट है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? वी आपके पास क्या आ गया? 10 वोल्ट, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट, तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। तो आप ये देखो, इसने ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड नहीं है, 10 माइक्रो कूलम है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मिस्टेक ठीक कर देनी है। गॉट इट? तो ये आ जाएगा। सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चे। सवाल नंबर 12 आपके पास क्या होगा, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ओ भाई, फेराड और वोल्ट मेरे पास कूलम बनता होता है, फेराड और वोल्ट मेरे पास कूलम बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कमाल है सपनू, तुम्हें इतना भी नहीं पता फेराड और वोल्ट मेरे पास कूलम बनता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। खैर, सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। 2 पैरेलल प्लेट्स आर 8 मीटर अपार्ट। आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई? 8 मीटर। The electric field between the plate is uniform directed towards the right, has the magnitude of 4 Newton per coulomb. Electric field क्या आ गया? 4 Newton per coulomb. A charge of 2 electron. क्यों आपके पास क्या आ गया? 2e आ गया। Find the kinetic energy. आपने kinetic energy निकालनी है। अब kinetic energy का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? Kinetic energy is equal to electron volt. अब जाहिर सी बात है, वोल्ट मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं वोल्टेज की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। कुछ याद आया कि नहीं याद आया? तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। अच्छा, तुमने पढ़ा था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू ई डी आ जाएगा। वैल्यू उठा के पुट करो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन बड़ा ई और स्मॉल डी आ जाएगा। नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, वैल्यू उठा के पुट करो। अब ई की जगह पर आ जाएगा 2, बड़े ई की जगह पर आपके पास आ जाएगा 4 और डी की जगह पर आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, तो ऑप्शन नंबर बी 64 आ जाएगा। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। आगे सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 आपके पास क्या है बच्चे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट इज डेल्टा वी। द वर्क डन बाय द फील्ड मूविंग चार्ज क्यू इज व्हाट। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मोबाइल में दे खड़ के, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी,
तो बच्चे ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। तो मुबारक हो भाई आप सब लोगों को, हमारा जो MCQs वाला सेशन है वो कंप्लीट हो चुका